सर जी नमस्कार। बड़ी मुद्दत के बाद सर नमस्कार। आज ये मौका मिला है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। सर एक्चुअली क्या मैं भी मंत्रालय में नौकरी करता हूँ। वो मेरा भी शेड्यूल मुझे खुद को देखना पड़ता है और हमारा जी, मंत्रालय का सेक्रेटरी का काम ऐसा होता है कि हमको ना जाने का समय होता है और ना आने का समय होता है और इसका ये इंटरव्यू का टोटल जो कीज है ना वो सब मेरे पास में है। मतलब इसका जी, जी, बैनर बनाना, इसकी पोस्ट बनाना, उसको वायरल करना, बाद में जूम के ऊपर इसका शेड्यूल फिक्स करना, मीटिंग फिक्स करना, वो उसके बाद में ये फेसबुक लाइव जाना, उसके बाद में इस फाइल को सेव करना, यूट्यूब पे डालना और फिर और इंडिया में इसको वायरल करना, ये सब काम मुझे अकेले करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होती है। हमारे वैसे एक जो हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन को जो ये है मतलब डीटीपी डिजाइनर, वो भी उनका बहुत अच्छा सहयोग होता है मुझे, अमोल भोपले जी का। अमोल कांबड़े जी दो है, दो लड़के हैं, दोनों का भी नाम अमोल है, लेकिन उनको भी कितना तकलीफ दे हम। तो काफी मुद्दत के बाद अभी ये लॉकडाउन भी लगा है हमारे महाराष्ट्र में 2 दिन के लिए, कल और हुँ, आज। हुँ, कभी गाइडलाइन तो कोई आई नहीं कल की, लेकिन मैंने कहा चलो आज बहुत दिन से आपको भी लगा होगा कि सर ने कुछ फोन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो मैंने कहा एक महनीय व्यक्ति है गुजरात से, संतोष जी, डॉक्टर संतोष जी देवकर। सर जी ये वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन जी, साड़ी, हम लोग साड़ी समाज से बिलोंग करते हैं साड़ी। और बिल्कुल। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की जो डेफिनेशन है साड़ी समाज की वो इस तरह है कि दोज पीपल हु आर बिलीविंग ऑन अ भगवान जीवेश्वर इज कॉल्ड एज साड़ी। मतलब जो व्यक्ति भगवान जीवेश्वर को मानता है वो हुँ, साड़ी, मतलब उसमें बहुत सारी जातियां पूर्ण जातियां हैं। सगुड़ साड़ी है, सुत साड़ी है, हायर साड़ी है, वाड़ोली साड़ी है, डोरजे साड़ी है, बहुत सारे साड़ी है। इन सभी साड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म हो, इसके लिए वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन और खास करके इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है अपने समाज का, उसको आर्थिक मुख्य प्रवाह में लाने के लिए हम मियाँ बीबी ने 2017 में इस वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया था। और 3 साल में काफी अच्छी तरह से काम भी हुआ है, गुजरात में भी हमारा अच्छा काम हुआ है। गुजरात के हमारे जो स्टेट के चीफ है दिवाकर बड़कत जी है, सूरत के शहर प्रमुख है हरिजी मस्के है, गुजरात के युवा प्रमुख है हमारे मयूर मुरकुटे जी, नवसारी से हमारे अम, अ, शिंदे जी है, अपने तुम्हारे बड़ौदा से ही आड़ाव सर है। ऐसे मतलब काफी कार्य जो है गुजरात में भी हुआ है। और मैं तहे दिल से वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के इस मुलाकात सत्र में, मेरे ख्याल से आज आपकी जो मुलाकात है वो 52 मुलाकात है। छह जी। सात महीने 6 एक महीने हो गए हमको इस उपक्रम को चालू करते हुए। लेकिन जब पूरा लॉकडाउन था तो हमारे पास में काफी समय था। लॉकडाउन जैसे जैसे धीरे धीरे खत्म हो गया तो लोग भी अपने काम धाम में लग गए, मैं भी अपने कार्य में लग गया, तो काफी समय निकाल नहीं पाता हूँ। लेकिन फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए। आज के वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के इस मुलाकात के सत्र में प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपका तहे दिल से वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की सभी परिवार की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो भी प्रेक्षक हमको इस फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं या कल हमको यूट्यूब पे देखेंगे, इनको मैं पहले तो बताना चाहूंगा कि हर स्टेट में, हर एक राज्य में एक एक पाठ्य पुस्तक मंडल होता है कि जो उस स्टेट का जो बोर्ड होता है, स्टेट एजुकेशन बोर्ड होता है, उस स्टेट में कौन सी किताबें एजुकेशन के लिए कौन सी किताबें ये होना चाहिए, उस पाठ्य पुस्तक मंडल हर एक स्टेट में होता है। वैसे गुजरात में भी है। और आज हमारे जो महनीय गेस्ट है डॉक्टर संतोष जी देवकर, जिन्होंने डॉक्टरेट की हुई है, तो एजुकेशन ये सब्जेक्ट लेके आपने डॉक्टरेट की हुई है। और डॉक्टर संतोष देवकर जो है वो गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक महामंडल के ऑथर है। तो ये हमारे साड़ी समाज के लिए बहुत ही बड़ी और सराहनीय बात है सर जी। तो पहले तो सभी साड़ी समाज के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन आपका। और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के थैंक यू। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर से आपके स्वागत करते हुए सर मैं आपको ये पूछना चाहूंगा सर जी, जी। ये आप जो है देवकर जी है ना, वैसे तो हुँ, इंदौर में देवकर है, बुरहानपुर में देवकर है ना, जी। जी और है। अब ये बड़ौदा में भी देवकर है, ठीक है। हाँ, जी, वही जी। तो रिश्तेदारी आपकी इन लोगों से रही होगी या होती होगी शायद रिश्तेदारी, क्योंकि देवकर जी, देवकर जी, है जी। ना। तो ये जी, मतलब जी। आप नेटिव ही गुजरात से हो, बड़ौदा से हो, या फिर मतलब कहीं वहाँ स्थलांतरित हुए हो, मतलब क्या है, मतलब आपका बचपन, आपका एजुकेशन कहाँ हुआ, आपके दादा पर जो अपने आपके माँ बाप थे वो कहाँ थे, थोड़ा जानना चाहेंगे। जी।
जी, मैं वैसे तो जलगांव से बिलोंग करता हूँ। गाँव? जलगांव और वहां से पारोला। ओके, पारोला से, पारोड़ा। ठीक। हाँ। ओके ओके। और पिताजी और दादाजी वहां पर है, वहां पर थे। दादाजी हेड मास्टर थे। और जब पिताजी महाराष्ट्र से निकल पड़े बहुत साल पहले गुजरात की ओर, और बड़ौदा में आके स्थायी हो गए, और यहाँ पर फिर ऐसे ही पुलिस में भर्ती हो गए। अच्छा, पुलिस में? हाँ। हाँ, ओके जी ओके जी। ओके ओके ओके। और पुलिस में भर्ती हो गए, और बस यहीं पर बसेरा कर लिया उन्होंने। तो हमारा तो जन्म ही गुजरात में हुआ, और पढ़ाई भी गुजरात में हुई, और सब कुछ फिर कर्म भूमि हमारी गुजरात बन गई। अच्छा जन्मभूमि और कर्म भूमि। जी। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आप बचपन से ही यही हो, मतलब जी बड़ौदा बिल्कुल, से? बचपन से बचपन बड़ौदा से ही से ही है। बड़ौदा में हो सर, है ना? बचपन से बड़ौदा में से। तो कभी आपको ये हैंडलूम के ऊपर काम करने का कभी सौभाग्य मिला, आपके आपके पिताजी को? नहीं? क्या वो बंद हो गए कैसे? इसलिए यहाँ आ गए? कहाँ? कैसे? हैंडलूम हैंडलूम अपना जो साड़ी समाज का जो बिजनेस है, हैंडलूम, नहीं हाथमाग। नहीं नहीं, अरे हाँ हाँ। हाँ वो हाँ। उस पर तो हम तो जब थोड़े बड़े हुए ना, तो हम्म। मम्मी हमें देखने ले गई कि देखो ये हमारा क्या बात है! ऐसा। हाँ हाँ, तो सूरत हम गए थे फिर अच्छा देखने के अच्छा लिए अच्छा अच्छा कि अच्छा सूरत में बहुत ज्यादा आई है। अच्छा तो अच्छा सूरत में अच्छा। जो खटाखट खटाखट जो आवाज आती है, वेकेशन में मामा के वहां जाते थे तब भी मामा जहाँ काम करते थे वो हमें लेके जाते थे देखने के लिए कि देखो ये ऐसे अच्छा बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। काम अच्छा करने अच्छा। का कुछ मौका या अवसर मिला नहीं है उसका। सर आप एमए हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड पीएचडी, आपने डॉक्टरेट की हुई है, एजुकेशन में आपने जी डॉक्टरेट की है। ये मास्टर जी ऑफ जी। आर्ट्स में आपका सब्जेक्ट कौन सा था स्पेशल? मास्टर आप आर्ट्स में गुजराती सब्जेक्ट था। अच्छा। लेकिन मैंने पहले पीटीसी की। मैं आपको बता दूं, हम्म पीटीसी यानी यहाँ पर महाराष्ट्र में बोलते हैं डीएलएड। डीएलएड। हम्म। हाँ, तो वो प्राथमिक शिक्षक की डिग्री होती है। डीएड, डीएड यहाँ डी डिप्लोमा इन एजुकेशन हाँ कहते हैं। हाँ, डीएड बोलते हैं हम। लेकिन वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ऐसा उसका फुल फॉर्म है। हम्म। तो वो प्राथमिक शिक्षक में बन गया अच्छा। शुरुआत में, ये डिग्री लेकर यहाँ गुजरात में। फिर उसके बाद मेरे जो टीचर थे वो बोलते थे कि देवकर तू ये पढ़ा है, नौकरी मिल गई ठीक है, लेकिन तुझे आगे पढ़ना चाहिए। तो मुझे हम्म। फोर्सफुली उन्होंने आगे पढ़ाया कि हम्म। नहीं तू कॉलेज ज्वाइन कर, ये कर। फिर बीए किया। बीए में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। फिर मैंने अच्छा। एमए किया। हाँ, एमए हम्म एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से किया। हम्म। फिर बीएड किया। बस वही टीचर नहीं मैंने बोला बस हो गया यार, अब नहीं पढ़ना। नहीं नहीं, बोले आपको पढ़ना ही है। तो बीएड किए। बीएड में मैंने गोल्ड मेडल लिया 22 साल के बाद। क्योंकि बीएड में कौन से स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं कि जिनका साइंस सब्जेक्ट होता है। साइंस में मैथ्स हो या स्टेटिस्टिक हो या साइंस हो, तो वो फर्स्ट आते हैं। लेकिन मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा, तो वो मैं 22 साल के बाद गोल्ड मेडल मेरी कॉलेज में मैंने लिया। फिर बीएड के बाद फिर एमएड भी किया। एमएड के बाद फिर पीएचडी की। अच्छा, पीएचडी का तो बहुत थोड़ा इतिहास ऐसा है कि तो फिर मेरे जो आप सर है। प्राइमरी टीचर ही रहे कि फिर सेकेंडरी या कॉलेज में भी गए पढ़ाने के जी लिए? जी जी, वो बताता हूँ मैं सर। तो मैं प्राइमरी टीचर रहा 10 साल तक। फिर हम्म मैंने सोचा कि ये प्राइमरी टीचर में तो मैं कुछ सेट नहीं हो रहा हूँ। हम्म क्योंकि गवर्नमेंट में तो फिर 17-18 बच्चे थे वो जिला पंचायत की स्कूल में, परिषद की स्कूल में। और मैं ऐसा कुछ घुटन महसूस करने लगा वहां पर हम्म। कि ये नहीं हो सकेगा मुझसे। मैंने वो गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दी और कॉलेज में गया। डीएलएड कॉलेज में मैं प्रिंसिपल बना। जो डीएलएड कॉलेज मैंने पहली डिग्री मेरी डीएलएड ली, वो डीएलएड कॉलेज में मैं मोड़ासा में प्रिंसिपल बना। और वहां पर 19 साल तक काम किया। और बहुत से शिक्षक आज गुजरात के कोने कोने में मेरे स्टूडेंट फैले हुए हैं। और उसके बाद डीएलएड कॉलेज की प्रिंसिपल 19 साल के बाद मैं यहाँ पर बड़ौदा में सीपीवीएस चिमन भी पटेल विद्या संकुल, हम्म। वहां पर मैं एक डायरेक्टर की पोजीशन पर हूँ। और वहां पर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एक मिशन मैंने लगाया है। और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन वहां पर बच्चों को मिले, ऐसी एक फरमाइश के साथ मैं वहां पर काम करता हूँ।
सर जी, आप एजुकेशन में आपने डॉक्टरेट तो की है ना? और जी फिलहाल तो आप गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक जो महामंडल है ना? जी उसमें जी आप ऑथर है, जी लेखक है आप उसमें, है ना? तो जी इसके जी बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब। जी। गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल हम्म। और उन्होंने जो भी किताबें बनाई थी, वो किताबें मैंने पढ़ी, मैंने उसका अभ्यास किया, और मुझे लगा कि ये किताबों में ये बात नहीं होनी चाहिए। हम्म। आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि राम पढ़ता है और सीता बर्तन मांजती है। ये जो दो वाक्य है, ये तो जो पढ़ाई में आते हैं तो ये दो वाक्य है, लेकिन मुझे इससे थोड़ा दिक्कत है ये दो वाक्य से, कि राम पढ़ता है और सीता बर्तन मांजती है। क्यों राम बर्तन नहीं मांज सकता? क्यों सीता पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती? हम्म। ये क्यों नहीं हो सकता? तो हम्म। ये सालों से, सर, आप भी जब छोटे होगे, आप भी जब हम्म। पढ़ाई की होगी, तो यही बात हुई थी कि भाई रमेश है तो रमेश पढ़ाई करेगा या रमेश खेलने जाएगा, और वो महिमा है तो महिमा क्या करेगी? महिमा बर्तन मांजेगी या पोछा करेगी या झाड़ू लगाएगी। ऐसी बात हमें पढ़ाई गई है अब तक। फिर मैंने एक लिख कर पूरा गांधीनगर भेजा। उनको लगा कि ये आदमी ऐसा कुछ है कि इसको कुछ नया करना है, इनोवेटिव करना है। उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया कि आप आओ और हमारे पाठ्य पुस्तक मंडल में आप आपके सुझाव रखो। तो इयत्ता यानी स्टैंडर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 स्टैंडर्ड की किताबें मैंने बनाई, यानी मेरी टीम ने। हम्म। और 9th और 10th अब भी चल रही है। अभी 10th एसएससी बोर्ड में जो किताबें चल रही है, वो टीम में मैं एक शामिल हूँ। हमने बनाई है वो 9th और 10th की किताबें भी, यानी 1 से 5, स्टैंडर्ड 1 से 5 और स्टैंडर्ड 9th और 10th। और इसमें थोड़ा इनोवेटिव ये रखा है, पाठ्य पुस्तक मंडल ने जो अपेक्षा मुझ पर रखी थी, तो मैंने सभी लैंग्वेज में एक ग्रामर आता है सर। और ग्रामर इस प्रकार आता है कि मानो कि आपने ग्रामर देखा होगा कि ग्रामर पे ये लोग इतने इतने डरते हैं, हमारे बच्चे इतने डरते हैं ग्रामर से। मैंने ग्रामर ऐसा तैयार किया कि सभी बच्चों को लेकर मैं प्ले ग्राउंड चला जाता, मैदान में, और मैदान में जो खेल खिलाता हूँ, उनको रमत गेम कराता हूँ। उसके बाद क्लास में आके आप पूछिएगा, उसका टेस्ट ले लीजिएगा, तो वो सभी जवाब जो ग्रामर के हमने सोचे हैं, वो जवाब वो लोग दे सकते हैं। यानी ग्रामर को मैंने प्ले ग्राउंड में लेके गया। ये इनोवेटिव मेरा है, मेरे पीएचडी में ये शामिल है। ये जो ग्रामर से डरते हैं बच्चे, वो ग्रामर को मैं प्ले ग्राउंड में लेके गया, पूरे मैदान में, और खेलने का बस, कोई पढ़ाई नहीं। वहां पर खेल इस प्रकार का होगा, गेम इस प्रकार की होती है कि वो ग्रामर अपने आप सीख जाता है। ये बात मैंने बेवकूफ कर लोगों को, और फिर वो बात इन्होंने रखी। मंडल ये, जी सर। सर जी, आप वो आपकी आवाज नहीं आप आ रही। हाँ सी एडुकेशन कैंपस वेगा वडोदरा के भी डायरेक्टर है आप। ये क्या जी, है ये? वही बात क्या मैंने है? बताई। हाँ। हाँ, ये सीपी एजुकेशनल कैंपस है। वहाँ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में निर्धारित करके गया हूँ। मेरा टीचर्स है मेरे पास और एजुकेटर्स भी है, उनको मैं पढ़ाता हूँ, फिर वो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसी एक चैनल हमने एस्टैब्लिश की है कि जहाँ, अगर माना कि एक चक्रवृद्धि ब्याज का आपको समझ नहीं आता है तो चलेगा, आपको मैथ्स में 1 मार्क्स कम आया तो चलेगा, साइंस में अगर आप कोई प्रयोग नहीं समझ सके तो चलेगा, लेकिन वो बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत करेगा। ये पहली बात है। अपने माँ बाप की इज्जत करना, अपने पड़ोसियों की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना, वो डिसिप्लिन, या उसको क्या बोलते हैं, विवेक बोलते हैं, वो विवेक अगर उसके पास आ गया तो वो दुनिया की हर चीज
हासिल कर सकेगा। अच्छा, तो ये ये संस्था के आप ये डायरेक्टर बात है? के साथ मैंने, सर आप नाउ यू जी आर सर, रिटायर्ड पर्सन ना? नहीं नहीं आप नहीं रिटायर्ड सर, हो ना अभी? अभी तो नहीं नहीं नहीं, नहीं, रिटायर नहीं हूँ रिटायर्ड नहीं है मैं, क्या? अच्छा अभी अच्छा नौकरी अच्छा। चालू है मेरी। ओके ओके, तो नौकरी कॉलेज में ही है प्रिंसिपल पे आप अभी? नहीं 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 नहीं, अभी नौकरी वहां पर अभी मैंने चेंज कर लिया, यहाँ पर सीपीवीएस में ही हूँ मैं अभी, अच्छा अच्छा बड़ौदा, अच्छा अच्छा बड़ौदा अच्छा। सीपीवीएस में ही हूँ। ओके ओके ओके। सर आप मोटिवेशनल स्पीकर भी है ऐसा मैंने सुना है। जी हमारे सर। जो युवा प्रमुख है राज्य के डब्ल्यूएसएफ के, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का, मयूर मुरकुटे जी, तो उनसे मेरी जी काफी जी जी। बात होती थी आपके मतलब आपके बारे में भी मैंने उनसे काफी बात की हुई है। तो उन्होंने बोला था कि एक बार आप डॉक्टर संतोष देवकर जी से बात करिए, बहुत ही अच्छा व्यक्तिमत्व है उनका और मोटिवेशन बहुत अच्छा देते। तो जी जी जी। मोटिवेशनल स्पीकर भी है आप, तो क्या मतलब कैसे, जरा बताएंगे इसके बारे में? सर इसके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत बड़ी कहानी इसके पीछे है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि मेरे पास जब मैं पढ़ता था ना, तो मुझे कहने के लिए कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थी कि तूने ये लाइन लेनी चाहिए, तू ये पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, तेरे में ये शक्ति है, तू आगे जा सकता है, ऐसा कहने के लिए कोई नहीं था। जो भी हमारे दोस्तों ने कहा, हमारे टीचर ने कहा, हम आगे बढ़ गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि बच्चा पढ़ तो लेता है, पढ़ लेता है कुछ अपने दोस्तों से सुन लेता है, लेकिन आज जरूरत किसकी है? तो आज जरूरत है उसको उत्साह की, उसको जरूरत है धैर्य की, उसको जरूरत है परिश्रम के महिमा की। ये जो बातें हैं जो मुझे समझ में आई कि आज के युवा को ये चाहिए। आप कुछ भी बात कर ले या लंबा लंबा प्रवचन उसको दे दे तो उसके पल्ले नहीं पड़ता है, वो सुनता भी नहीं है, वो पढ़ता भी नहीं है। आज पढ़ेगा तो बिल्कुल शॉर्ट पढ़ेगा, शॉर्ट, उसको पन्ना पलटने का उसको उसकी बस में नहीं है, पन्ना नहीं पलट सकता, वो एक पन्ने में जितना आएगा वो उतना पढ़ लेगा। तो मैंने सोचा कि आज आत्महत्या क्यों, उनके जीवन में क्यों निराश हो जाते हैं। तो मैंने देखा और मैंने फिर शुरू किया उत्साह बढ़ाना शुरू किया। और उत्साह तो कैसे बढ़ाएंगे आप, तो धीरे धीरे फिर लोगों ने ऐसा एस्टैब्लिश किया मुझे कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। हालांकि मैंने मोटिवेशनल स्पीकर से कुछ शुरू नहीं किया, मुझे पता भी नहीं था कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो मोटिवेशनल है। लेकिन एक बात कही, दूसरी कही, तीसरे प्रवचन में कही, चौथे में कही, तो ऐसे करते करते लोगों ने ऐसा कहा कि सर आपके प्रवचन में मजा आता है, आप छोटी छोटी बातें बहुत ही दिक्कत से बताते हैं और हमें बहुत मजा आता है। तो ये जो बातें करते हैं ना, वैसे हम चार्ज हो जाते हैं। तो अगर चार्ज हो जाता है तो सर ये चार्ज वाली दवा तो कहीं मिलती नहीं है। आप दवाई की दुकान पे जाओ, आप मेडिकल पे पहुंच जाओ, आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, आपको कोई चार्ज नहीं कर सकता। सिवाय कि अगर आपको कोई बात पसंद आती है, आप सुनते हो और उससे अगर आप चार्ज हो गए, मंजिलें उनको मिलती है सर जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, सिर्फ हौसलों से उड़ान होती है। क्या ये बात जो है! बातें हैं, ये बातें मैं उन्हें बताता हूँ, ये बातें मैं उनको बताता हूँ और वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि सर चार्ज होता है, मजा आता है। बस मुझे यही चाहिए कि मेरे पास जो प्रसन्नता है, मेरे पास जो खुशी है, मैं वो खुशी सबके सबके ऐसे लुटाऊं। मेरे पास मेरी खुशी मैं नहीं रखना चाहता, मैं कोई ऐसी आनंद मेरा इधर नहीं रखना चाहता, मैं लुटाना चाहता। सर जी और ऐसे एक्चुअली लुटाते लुटाते कुछ मोटिवेशनल आ गया। सभी कोरोना आया इसीलिए, नहीं तो मैं एक्चुअली वहाँ यूथ की बहुत बड़ी एक मीटिंग करना चाहता था गुजरात में, सूरत में। जी और उस मीटिंग में आपको भी बुलाना जी चाहता था जी क्योंकि मेरी कुछ योजनाएं हैं। मेरा ऐसा जी मानना है, मैं थोड़ा 2 मिनट आपका इंटरव्यू आपका है लेकिन मैं फिर भी 2 मिनट बोलता हूँ। 2021 जी का जी, एक प्लान बिल्कुल बनाया प्लीज मैंने। सर। ये प्लान मेरा ऐसा है हम्म। कि कोई भी समाज अगर आर्थिक दुर्बलता से अगर उसको बाहर आना है, तो मैंने कुछ ऐसा एक जी सोचा है कि हर एक घर का एक व्यक्ति कम से कम सरकारी या प्राइवेट जॉब में अच्छी नौकरी पे हो। अगर वो नौकरी नहीं करना चाहता तो कम से कम उसको अच्छी तरह से हाँ बिजनेस मिले, खुद का बिजनेस चालू कर दे। नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए
एक्चुअली मैं खुद पीएससी स्टूडेंट हूँ सर, पब्लिक सर्विस कमीशन का मैं खुद स्टूडेंट हूँ। या आई वाज आल्सो हेडमास्टर, या मैं भी एक स्कूल का, माध्यमिक स्कूल का हेडमास्टर था। अरे वाह। या वो नॉन ग्रांटेड स्कूल थी, इसलिए मैंने उसको नौकरी छोड़ दिया और मैं पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा पास होने के बाद में मैं मंत्रालय में नौकरी जॉब में करता हूँ अभी। जी तो मैंने ऐसा जी सोचा जी कि अपने जो बच्चे हैं, जैसे जीपीएससी आपके पीछे लगा हुआ है, जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस जी कमीशन, जी। तो मैं ये हाँ, ये चाहता मेरी था, बुक है, मेरी हाँ, किताब तो है। मैं ये चाहता हूँ कि गुजरात में, मतलब गुजरात में नहीं, टोटल इंडिया में डब्ल्यूएसएफ के, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के वर्चुअल, कंप्यूटराइज्ड वर्चुअल स्टडी क्लासरूम चलाए जाए हर एक गांव में। अच्छा जहां हर गांव में, मतलब जहां जहां साड़ी समाज की संख्या ज्यादा है, वहां वहां, मतलब सूरत है, वडोदरा है, अहमदाबाद है, नवसारी है, इन 4 शहरों में वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का कंप्यूटराइज्ड वर्चुअल कंप्यूटराइज्ड स्टडी एंड क्लासरूम चलाया जाए। अब क्लासरूम की संकल्पना मेरी बहुत थोड़ी अलग है, थोड़ी सी ये मेरी थोड़ी सी डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, और मैं चाहता हूं कि इसके माध्यम से कम हमारे बच्चे कम से कम क्लार्क बने और ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर बने। मतलब जिसकी जैसी जिसका टैलेंट होगा उस हिसाब से बच्चे जाएंगे, कम से कम क्लार्क तो बन जाएंगे, और बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे। मुझे आपको अभिमान के साथ में कहूंगा मैं कि मैंने बीच में पिछले साल में सिविल सर्विस के ऑनलाइन क्लासेस चालू किए थे हमने, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन ने। बड़ौदा से अच्छा 2-3 बच्चे जुड़े थे हमसे, बड़ौदा अच्छा। से भी 2-3 बच्चे जुड़े थे। तो मुझे लगता है कि हमको ये मोटिवेशन देना चाहिए। जब भी मैं बड़ौदा आऊंगा या सूरत आऊंगा, तो जब भी बड़ा, मैं अशोक अढ़ाव सर जो हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के वहाँ के बड़ौदा की चीफ है, अशोक अढ़ाव सर, उनसे बात करके जब भी मैं बड़ौदा आऊंगा, आपसे जरूर मुलाकात करूंगा और मेरे विचार आपके साथ में रखूंगा। इन विचारों को हम गुजरात में कैसे लागू करें, इसके बारे में हम सर जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस मुलाकात में वो चर्चा का विषय हमारा नहीं है। सर दूसरा एक विषय ये है कि सामाजिक क्षेत्र जो है, जो आपका एजुकेशन फील्ड हो गया, लेकिन फिर भी सामाजिक क्षेत्र में भी आप बहुत सक्रिय होते हैं, आपका योगदान कैसे होता है सोशल फील्ड में? सर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ आवाज रही आ रही है मेरी है सर? जी। आवाज आ रही है सर, सर? आपकी आवाज, जी हाँ, अभी आई सर, अभी आई सर। सामाजिक क्षेत्र जो है सर, हाँ, क्या सोशल पूछा फील्ड, सर आपने? सोशल फील्ड जो है, सोशल फील्ड, हम्म। एजुकेशन फील्ड के साथ में सोशल फील्ड से आप कैसे जुड़े होते हैं, कैसा सहभाग होता है आपका इसमें, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं आप? सर, गीता में ऐसा कहा है, भगवत गीता में, कि तेरे पास जो बेस्ट है, तेरे पास जो अच्छा है, वो तू लोगों को दे, समाज को दे। ये ऐसा श्लोक है, श्लोक मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये बात उसकी है कि गीता में लिखी हुई कि तेरे पास जो भी बेस्ट है वो समाज को दे दे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो है, अगर मैं अच्छा बोल सकता हूँ, कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, तो मैं ये समाज को दूँ। मेरी मिसेस भी सर एमए बीएड है। वाह। हमने क्या किया कि एक सहयोग संस्था है, सहयोग, और वो सहयोग संस्था में अनाथ बच्चे रहते हैं। वो अनाथ बच्चे, हॉस्टल है उनकी, और अनाथ बच्चे में उसने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। तो अ, उसमें ऐसा परिवर्तन हुआ कि पढ़ाना कम, लेकिन प्यार ज्यादा दिया अनाथ बच्चों को। तो उससे ऐसा परिवर्तन हुआ कि हमको ऐसा लगा कि यही यही कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हम पढ़ा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो यही बात हमने वो बच्चों को बताई, तो बहुत सा परिवर्तन उस बच्चों में हुआ। इधर बड़ौदा में हम, अभी कोरोना से वो बंद हो गया है, वो प्रवृत्ति बंद हुई है, लेकिन फुटपाथ पे एक चद्दर डाल के वहां पर कई बच्चे जो पिछले वर्ग के होते हैं, वो बैठते हैं, और रात को 7 से 9 तक उनकी पढ़ाई होती है। वहां पे हमारे साथ कौन जुड़ता है? हमारे साथ कोई इंजीनियर करता हुआ कोई बच्चा जुड़ता है, स्टूडेंट जुड़ता है, कोई बिल्कुल वो आता है। वैसे हम 4-5 जन ऐसे वो जमा हो के, वो जो बच्चे होते हैं वो 10 से 15 बच्चे, तो उनको हम पढ़ाते हैं। सर जी, सर, साही ये समाज, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, उनको हम कुछ, सर आपका वो पॉज हो गया है।
आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है ऐसा लगता है। यस सर, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर मेरे यहाँ हाँ पे। वो प्रॉब्लम। मेरी आवाज आ रही है सर अभी जी आपको? जी 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 संतोष जी मुझे जी अभी बताइए आइए कि सर। साड़ी समाज जो है हमारा, है ना, तो ये समृद्ध और संपन्न हो हर एक हम्म। व्यक्ति को लगता है, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है। हम्म। लेकिन फिर भी ये अपना साड़ी बिल्कुल समाज समृद्ध बिल्कुल और सर। संपन्न हो, इसलिए यूथ ने आगे आना जरूरी है। बिल्कुल। यूथ ने यूथ ने आगे आना जरूरी है। और हमारा वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का यूथ का जो मतलब जो अच्छा नेटवर्क गुजरात में बहुत मयूर मुरुगेटी जी ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और एक्चुअली उन यूथ के साथ में मेरे अभी तक मैं इंटरेक्ट नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं हूँ उनके साथ में इंटरेक्ट हो जाऊंगा तो बहुत अच्छा मोटिवेशन उनको मिलेगा और कुछ अच्छी योजनाएं भी हम वहां पे कर सकेंगे आपके सहयोग से। लेकिन फिर भी आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि साड़ी समाज समृद्ध और संपन्न हो, इसलिए यूथ ने आगे आना चाहिए, आपका क्या कहना है इसके बारे में? साड़ी समाज का जो यूथ है, जो मैं घुमा हूँ यहाँ पर गुजरात में, महाराष्ट्र में मेरा कम है आना जाना, लेकिन गुजरात में बड़ौदा, अहमदाबाद और सूरत, ये जो तीन मुख्य शहर है, यहाँ के यूथ को मैं जानता हूँ। और ये जो यूथ है उसमें सूरत का जो यूथ है प्रमुख अभी है, वो यूथ इतना स्ट्रांग है कि वहां पर मैंने साहिली, करीब करीब ये कोरोना से पहले। हेलो। हेलो। सर बोलिए, सर बोलिए, हेलो। सर बोलिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, कोरोना से पहले मैंने ये यूथ की बहुत मुलाकातें, और 200 बच्चे, 200 यूथ वहां पर बिल्कुल हमारी बातें सुनने के लिए तैयार, रात के 1:30 बजे तक। इन लोगों को कुछ करना है सर, कुछ बनना है। तो मैं यहाँ से बड़ौदा से सूरत जाता हूँ मीटिंग लेने के लिए, और वो लोग मेरा वेट करते हैं कि ये सर आएंगे और कुछ कहेंगे हमको। और मैं यहाँ से वहां जाता हूँ और उनकी मीटिंग लेता हूँ। जब 10 बजे से मीटिंग शुरू होती है सर, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक मीटिंग रहती है। और वो लोग सर रजा नहीं ये करते, वो बिल्कुल उनकी नौकरी चालू होती है, सुबह से शाम तक की नौकरी करके खाना खा के सीधा वो लोग मीटिंग में आते हैं। 1:30 बजे तक मीटिंग में रहते हैं और उसके बाद उनको नौकरी पे दूसरे दिन तो जाना ही पड़ता है। इस तरह के वो लोग हैं, और बहुत ही बढ़िया है उनका काम है। और मैं समझता हूँ कि अगर यूथ को आगे लाना है, हमारा जो यूथ है वो पीछे तो है ही, हमारा समाज है वो भी पीछे है। मैं समझता हूँ कि उनके लिए जो गरीबाई है, या फिर नौकरी या पैसे का अभाव है, वो किससे दूर होगा? तो वो धन से दूर होगा। सही धन बात। आएगा तो ये गरीबाई दूर होगी, यस सर, यस छिद्रता सर, दूर होगी। यस सर, यस तो सर। धन कैसे आएगा? सर धन के लिए गति चाहिए, प्रगति चाहिए। तो ये गति और प्रगति कहाँ से आएगी? नीति से आएगी। अगर नीति है तो प्रगति आएगी। लेकिन ये नीति कहाँ से आएगी? नीति मति से आएगी, बुद्धि से आएगी। और ये बुद्धि और ये मति कहाँ से आएगी? सर ये विद्या से आएगी। विद्या यानी एजुकेशन, यानी सब जड़ों की मूल अगर हम देखने जाएंगे तो वो एजुकेशन है। अगर हम एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, एजुकेशन को कुछ करते हैं, एजुकेशन में कुछ करते हैं, इनका जो मुख है वो एजुकेशन की तरफ अगर मोड़ते हैं हम, तो मैं समझता हूँ कि साड़ी समाज बहुत आगे जा सकता है। और इसके हिसाब से जो यूथ है, वो यूथ को हम एक अच्छे मोड़ पे ले जाएंगे। सर जी सही कहा आपने। अगर एक मिनट, सर जी और एक सवाल है मेरा, साड़ी समाज का डेवलपमेंट होना चाहिए, जी। लेकिन इसके लिए कैसे प्रयत्न होना आवश्यक है? सारी समाज के प्रयत्न के लिए एक तो एजुकेशन सर, जो अभी हमने बात की, हम्म, एजुकेशन की जो बात की, वो एजुकेशन होगा तभी हम एकजुट होकर कुछ कर सकेंगे। अगर हमारा पूरा दिन, पूरा समय अगर नौकरी में चला गया या काम पे जाने में चला गया,
तो समाज की ओर आदमी नहीं देख सकता, समाज की ओर मुड़ के भी नहीं देख सकता। अगर आपको उसका समाज को आगे ले जाना है तो कुछ वक्त निकालना पड़ेगा, और वो वक्त निकालेंगे कैसे? तो इनके लिए इसका एक ये होना चाहिए, एक परफॉर्मा होना चाहिए, या फिर उनके पास हमें जाना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम समझकर आगे बढ़ना चाहिए सर। मैं ये सर जी, समझता हूँ। अगर आपके विचार समाज बहुत के ही अच्छे हैं, बहुत ही महान है। और मैं चाहूंगा कि जब भी मैं सूरत आऊंगा, एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम बनाऊंगा जी सर जी, आपसे पूछ के बनाऊंगा। हमारे जो चीफ है वहाँ के, उनको कहूंगा कि एक प्रोग्राम बनाइए आप। एक नवसारी से लेके नवसारी, सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद 4 दिन में, भले मैं छुट्टी डाल के आऊंगा, लेकिन 4 दिन में 4 प्रोग्राम करेंगे। एक ऐसी दिशा फिक्स करेंगे कि जिसके माध्यम से आपने जो कहा धन आना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। और विद्या, हर घर में विद्या जी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का स्तर अगर हर घर में ऊंचा हो तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये कि शिक्षा का महत्व, और उसके माध्यम से कैसे हम आर्थिक खुद को फाइनेंशियली किस तरह से हम स्ट्रांग करें, इसके बारे में सर हम विस्तृत रूप से निश्चित सूरत और बड़ौदा, अहमदाबाद और नवसारी के लिए प्रयास करेंगे। उसके लिए मैं आपके संपर्क में जरूर रहूंगा। सर जी, हमारा परिचय तो बहुत अभी अभी का हुआ है, कम से कम एक साल हुआ होगा, लेकिन वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में तो सुना होगा आपने। जी जी सर, क्या जी कहना जी चाहेंगे आप वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे जी। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन मैंने साड़ी समाज के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ कर रहा है, और इस तरह से वो लोगों को जोड़ रहा है, शहरों को जोड़ रहा है, शहरों में जो बसे लोग हैं साड़ी समाज के, उनको जोड़ रहा है। बात की थी कि कोई दो बच्चे को स्कॉलरशिप भी अपने फाउंडेशन की ओर से उनको मिली थी। तो में? ऐसी हमारे बच्चे के लिए कोई, हाँ, कोई स्कॉलरशिप के लिए कोई ऐसी की व्यवस्था है ही नहीं, नहीं कोई गुजरात सरकार हमें कुछ देती है, और ना ही कोई कहाँ से, हमारा समाज इतना समृद्ध नहीं है कि वो ऐसे बच्चों को पढ़ा सके। तो आपने जो पहल की है फाउंडेशन की ओर से कि उनको स्कॉलरशिप दी है, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही कुछ अच्छे प्रोग्राम्स फाउंडेशन की ओर से हो गए तो मैं समझता हूँ कि फाउंडेशन का ये काम बहुत ही अच्छा है, और धीरे धीरे ये काम बढ़ना चाहिए, और लोगों के बीच जाना चाहिए। बिल्कुल सर, जा तो रहा है सर। उम्र बहुत कम है इस फाउंडेशन की, सिर्फ 3 साल की उम्र है सर जी। मतलब जी 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 2017 के 19 अक्टूबर को हमने इस वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया था। मैं और मेरी वाइफ, हम दो ही लोग थे। लेकिन सर आज मैं बड़े अभिमान के अच्छा साथ में आपको कहूंगा कि लाखों लोग सर हमसे जुड़े हुए हैं आज। हालांकि हम हर जी व्यक्ति के पास में या हर गांव में अभी पहुंचना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 साल से तो थोड़ा कोरोना की वजह से हम कहीं बाहर तो जा नहीं रहे। लेकिन सर मैं इतना विश्वास आपको, विश्वास से और अभिमान से कहूंगा, कच्छ के गांधीधाम से लेके तिरुपति तक, और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लेके छत्तीसगढ़ के रायचूर तक, हम रायपुर तक, हम सब दूर फैले हुए हैं सर जी। मतलब कर्नाटका जी हो, कन्नड़ भाषिक हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, तेलुगु भाषी हो, या गुजराती भाषी हो, या मध्य प्रदेश हो, सर हम ऐसा एक भी शहर नहीं है बड़ा, ऐसा गांव कि जहां हम वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन पहुंचा नहीं है। और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन ने एक अच्छा काम किया है, संगठन बहुत अच्छा हुआ सर जी। इसका संगठन अच्छा हुआ, एक दूसरे का परिचय एक दूसरे के साथ में हुआ, और इसका फायदा जी भी हो रहा है। मतलब बिजनेस के लिए हो रहा है, शादी ब्याह के लिए हो रहा है, परिचित परिचित व्यक्तियों के लिए हो रहा है, मतलब बहुत सारे फायदे भी हो रहे हैं। और जी 3 साल में, मतलब काफी कम उम्र है इस फाउंडेशन की, लेकिन इस 3 साल की उम्र में भी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की ये कोशिश रही है कि हर गांव में, हर शहर में पहुंचे। और कोरोना की महामारी में भी सर हमने बहुत अच्छा काम किया सर जी। मतलब कोरोना की महामारी में भी हमने अनाज बांटने का, जो भी जो एसेंशियल जी जी कमोडिटीज थी उसको बांटने का सर हमने पूरे भारत में प्रयास किया सर जी। और कम से कम मैं आपको अभिमान के साथ कहूंगा कि 300 फैमिली तक हम पहुंचे, कि जहां हम लोगों ने इस एसेंशियल बहुत बहुत अच्छी कमोडिटीज बात, को सर, बहुत अच्छी बात। इतनी महामारी में जब पूरा लॉकडाउन था, पुलिस लोग बहुत परेशान करते थे,
उस समय में भी हमारे जो कांटेक्ट पर्सन थे, संपर्क प्रमुख थे, हमारे वहाँ के जिला स्टेट के जिला प्रमुख थे या शहर प्रमुख थे, उन लोगों ने, आपको पिछला लॉकडाउन पता होगा मार्च अप्रैल का कैसा था, उस लॉकडाउन में घर घर जाके लोगों ने मतलब एक एक दो दो महीने का जितना भी राशन हो सके उतना राशन हमने लोगों को देने की कोशिश की। दूसरी बात सर, इतना काम करते समय सर जी एक और अभिमान है मुझे कि वी आर नेवर डिमांडिंग डोनेशन। ये हमारा एक पॉजिटिव ये है सर जी, जी जी कि जी, हम कभी भी किसी के पास बहुत में अच्छी बात। 1 रुपये का डोनेशन नहीं मांगते सर जी, कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 रुपया का डोनेशन नहीं मांगते हैं। हम यही चाहते हैं कि बस अपना काम करते रहो, लोग साथ देते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं तो बोलता हूँ कि कर्मण्यवादे कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, वही श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, आपने गीता का भी अध्याय पढ़ा था तो मैंने भी वही सोचा है। और जब मैं पैसे मांगने लोगों के पास में जाऊंगा ना, तो हमारी तरफ देखने की नजरिया लोगों का थोड़ा सा बदल जाएगा। और तो मैं तो जी जी ये चाहता हूँ कि हम कितनी भी मुश्किलें आए, डोनेशन बिल्कुल नहीं मांगने का, कार्य करते रहने का। सर जी मैं आपसे एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका जो मुझे सहयोग चाहिए वो केवल गुजरात के लिए नहीं चाहिए सर जी। मैं आपका सहयोग मांगूंगा सर महाराष्ट्र के लिए, मैं आपका सहयोग मांगूंगा जी मध्य जी प्रदेश के लिए, मैं आपका सहयोग मांगूंगा आंध्रा के लिए, कर्नाटका के लिए, तेलंगाना के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए। तो अपनी जो योजना है, जो भी हम योजना हम फिक्स करेंगे, मैं आपके साथ में बैठ के बात करूंगा। और आपको ये तब मैं आपको ये इंसिस्ट करूंगा कि सर आपको थोड़ा बाहर पढ़ना है अभी बड़ौदा से, और आपको एक बार तिरुपति जाना है, एक बार अदोनी जाना है, एक बार बेलगांव जाना है, एक बार इंदौर जाना है। तो बस उस समय सिर्फ आपका सहयोग मुझे चाहिए सर जी, क्योंकि सर हमको ही साड़ी जरूर समाज को जरूर आगे लेके जाना है। सर जरूर आज जरूर सर, आपसे मेरा सहयोग आपको रहेगा। आपको नहीं, पूरे सारी समाज को रहेगा। बिल्कुल सर। वैसे भी मैं ऐसे तो कोई योजना है ही नहीं, फिर भी ये सूरत से मयूर मुरकुटे जब बुलाते हैं कि यहाँ 200 युवा संगठित है सर आप आओ, तो मैं वैसे ही बात करने चला जाता हूँ उनके बीच में। नहीं बिल्कुल सर, अहमदाबाद अभी बुलाते अभी हैं, ऐसे चले जाते। अभी सर हम्म। मैं जाऊंगा तो आपको जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के सर हमारे वो राज्य के युवा प्रमुख है सर मयूर मुरखेड़ी जी, जी उनके जी ऊपर जी बहुत जी बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे सर थोड़ा सा चेहरा बदलना है साड़ी समाज का, विशेषता गुजरात में जो क्योंकि गुजरात में बहुत सारे लोग जो है ना, वो शिक्षा का स्तर जो है, मैं चाहता हूं कि हर घर का हर एक व्यक्ति, हर घर का हर एक एक जो भी एजुकेशन ले रहा है, थोड़ा सा जीपीएससी के माध्यम से, यूपीएससी के माध्यम से सरकारी नौकरी में आ जाए। थोड़ी आरक्षण के बारे में भी हम आएंगे तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे, मैं उसके बारे में भी थोड़े आपको बताऊंगा। लेकिन सर आपका योगदान बहुत, आज जो आपने कहा बहुत ही अच्छे जी विचार मुझे सुनने के लिए मिले। क्या मैं खुद जी जी वक्ते हूँ, बोलता हूँ, लेकिन आज किसी वक्ते के साथ में मेरा परिचय हुआ है। जी सर जी आज जी। बहुत दिन के मुद्दत के बाद में एक बार आज वो दिन आ गया कि आपकी इंटरव्यू लेने का सौभाग्य वर्ल्ड साड़ी जी जी फाउंडेशन को मिला है। आपका आशीर्वाद और स्नेह प्रेम सदैव वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के साथ में बना रहे। इसके साथ में आज आप आए, आपका आभार व्यक्त करते हुए आज की मुलाकात में समाप्त करता हूँ सर। जी जी। नमस्कार नमस्कार, मुझे भी बहुत आनंद हुआ, बहुत बहुत आनंद हुआ। धन्यवाद सर, जय थैंक यू वेरी हिंद, मच। जय धन्यवाद, जय हिंद। महाराष्ट्र, जय जय जीवेश्वर। महाराज, जय जीवेश्वर।